संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि 17वीं लोकसभा में ऐतिहासिक कार्य हुए। और प्रधानमंत्री ने संसद को बताया कि 17वीं लोकसभा में 30 विधेयक पारित हुए, जो एक रिकॉर्ड है। 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। बहुत बड़ा काम। प्रधानमंत्री ने इस कार्यकाल को गेम चेंजर बताया और कहा कि देश बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है। बहुत बड़ा काम। सभी सांसदों को प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया और कहा कि हर मुश्किल घड़ी में सांसदों ने देश का साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पास हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर भी सांसदों को धन्यवाद दिया। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। 17वीं लोकसभा के विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी आज अलग ही रूप में नजर आए। विपक्ष पर निशाना कम, अपने काम की उपलब्धियां ज्यादा गिनाई। राम मंदिर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण ने भावी पीढ़ियों को देश के मूल्यों पर गर्व करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी में सामर्थ्य नहीं होता, कुछ लोग मैदान छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मुझे चुनौतियों में आनंद आता है। 17वीं लोकसभा पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें 21वीं सदी की मजबूत नींव रखी है, लेकिन अगली यानी कि 18वीं लोकसभा में 100% काम होगा। पीएम ने कहा कि इस लोकसभा में कई गेम चेंजर रिफॉर्म हुए। 18वीं लोकसभा में नए संकल्प के साथ शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म करके राज्य को सामाजिक न्याय दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संसद में सीट रिजर्वेशन के लिए नारी शक्ति वंदन कानून बनाया गया। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को राहत देते हुए ट्रिपल तलाक खत्म किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 साल देश के लिए बहुत अहम है। इन 25 सालों में भारत विकसित बनेगा। पीएम ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कठोर ऐतिहासिक कानून बनाया। पीएम ने यह भी कहा कि सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आई और देश रिसर्च का बहुत बड़ा हब बनेगा। पीएम मोदी ने नसीहत देते हुए कहा कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सरकार जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। सरकार लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में टांग अड़ाकर क्यों मुश्किल पैदा करती है। पीएम मोदी ने एक बार फिर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा भी दिया। बजट सत्र के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के लिए चलाए गए आंदोलन और लोगों को याद किया और राम मंदिर का विरोध करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस दौरान सदन में जय श्री राम के नारे भी लगते रहे। अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कानून संगत है। हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ। इसी से देश का भी भला है और सबका भला। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने AIMIM अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों की आशा, आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। यह दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना का दिन बन चुका है। संसद में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत सांसद सत्यपाल सिंह ने की। भगवान राम
और सत्यपाल सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय है। वहीं कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में हर वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई। 23 में लगभग 50% अपराध बढ़ा है अगर एक साल पहले की तुलना करें। क्या ये राम राज्य है? आज पिछला वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विरोधी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए और असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार को सिर्फ हिंदुत्व की चिंता है? कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब देंगे? साथ ही एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का अस्तित्व आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। संसद के उच्च सदन में भी राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार हुआ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा की शुरुआत की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने विरोधी दल पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता ठुकराने पर भी घेरा। सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया और इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए। उनका इकबाल तो बुलंद हो गया मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर पलटवार किया और राम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। उनके बताए सिद्धांत पर चलता हूं जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने रखे। मैं माननीय सभापति जी, मैं भगवान राम का व्यापारी नहीं हूं। जो लोग भगवान राम का व्यापार करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, मैं वो नहीं हूं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विपक्ष ने बहिष्कार किया था, जिसे लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमले कर रहा है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया और राज्यसभा में जयंत चौधरी ने जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया, कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जयंत चौधरी के बोलने पर सवाल उठाए। कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? तमाम कोशिशों के बाद भी सदन में कांग्रेस का हंगामा नहीं थमा, जिससे नाराज सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेताओं को सख्त हिदायत दी। आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम।
दरअसल सरकार ने कल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। वहीं राज्यसभा में भारत रत्न पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के हंगामे पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए। और जयंत चौधरी के धन्यवाद संबोधन के दौरान कांग्रेस का हंगामा जारी रहा। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। कांग्रेस का असली चरित्र है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई थी, वो ये मान रहे हैं कि हमने जिनको सरकार से निकाल दिया, इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर तीखी टिप्पणी की और देश से माफी मांगने की अपील की। ऐसे में जो भाषा का प्रयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया, एक बड़े ऊंचे तरीके से, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बड़े उच्च स्तर के लोग हैं। इन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में दिया। सरकार ने आरोप लगाया कि जिस तरह से कांग्रेस ने हंगामा किया, उससे कांग्रेस का किसान विरोधी चरित्र सामने आ गया। एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के सुर बदले बदले नजर आए। संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में वे सरकार के खेमे में बैठे नजर आए और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर सरकार को धन्यवाद दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार जमीन से जुड़े लोगों को समझती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। जयंत चौधरी ने सदन में सरकार की जमकर तारीफ की और साफ संकेत दिए कि वो जल्द एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आप यहाँ बैठे हो, लेकिन पहले भी आपने काम किया, उनका तो आदर कर लीजिए। 10 साल मैं विपक्ष में रहा, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन लगभग तय हो चुका है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को 2 लोकसभा सीट बीजेपी दे सकती है, साथ ही 1 राज्यसभा सीट भी आरएलडी के पास जा सकती है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या जारी कर दी है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए करीब 97 करोड़ लोग वोट डालेंगे। यह संख्या पिछली बार साल 2019 में हुए आम चुनाव के मुकाबले 8% ज्यादा है। मतदाताओं की संख्या देश की आबादी का 66.8% है। इस बार कुल मतदाताओं में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि 47.1 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। देश में इस बार 21.6 करोड़ 18 से 29 वर्ष की आयु के मतदाता हैं। लेटेस्ट वोटर लिस्ट में 18 से 19 आयु वर्ग के लगभग 1 करोड़ 85 लाख मतदाताओं को पहली बार जोड़ा गया है। वोटर्स लिस्ट की नई सूची में 1 करोड़ 86 लाख वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इनमें 2,38,100 साल या इससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति इस लिस्ट में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि इससे किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 24,184 आवासों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। बजट सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर नमो हैट्रिक टी-शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार नारे से अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे।
उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में उड़ान सेवा जल्द शुरू होगी। लखनऊ से अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती के लिए 19 सीटर विमान की सेवा शुरू की जाएगी। इन उड़ानों का किराया 800 रुपए से 2500 रुपए तक होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि घायलों में कई की हालत गंभीर बताई गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने हिंसा प्रभावित बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी रखा। साथ ही वहां सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया। हिंसा प्रभावित बनभूलपुरा के आर्मी कैंट और बाईपास के इलाके में कर्फ्यू लगाने के साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को भी बेहद कड़ा कर दिया गया। वहां हर गली चौराहे पर जवानों को तैनात करने के साथ ही ड्रोन के जरिए भी आसमान से नजर रखी जा रही है। आप देखिए बनभूलपुरा क्षेत्र में किस तरीके से लगातार कर्फ्यू जारी है। प्रशासन की, पुलिस की कई टीमें यहाँ पर मौजूद है। लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनभूलपुरा में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पूरे इलाके को 5 सुपर जोन में बांटा गया है और वहां 7 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हल्द्वानी के बाहरी इलाकों में तनाव कम होने की वजह से प्रशासन ने वहां कर्फ्यू नहीं लगाने का फैसला किया। नैनीताल बरेली मोटर मार्ग को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया और वहां दुकानें खोलने के साथ ही गाड़ियों के आने जाने पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। आउटर हल्द्वानी में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। उसमें कर्फ्यू हम रिलैक्स करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो बनभूलपुरा का जो एरिया है उसमें हम वही कर्फ्यू रखेंगे। वहीं हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी रखने के साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। इलाके में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई दे जाएंगे। कर्फ्यूग्रस्त इलाके में लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन फिर भी किसी को जरूरी काम से जाना है तो उसे सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। इलाके में अस्पतालों को छोड़कर सभी तरह के दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी हिंसा मामले में 18 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दूसरे आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीमें दबिश डाल रही हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई आगजनी और पथराव की घटना में पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक दंगाइयों पर एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। हमने 3 इसमें एफआईआर करी हैं, जिसमें करीब 16 लोग नामजद हैं। उसके अलावा अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। तो उसके लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं उनकी धरपकड़ करने के लिए और बहुत शीघ्र ही उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। उसमें से करीब 5 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। वहीं पुलिस ने लोगों से सहयोग करने, कानून अपने हाथ में ना लेने और शांति बनाए रखने की अपील की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक नाम का शख्स बताया जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं पर भी हिंसा भड़काने और उसमें शामिल होने का आरोप लगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अरशद अयूब और मशीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी का नाम सामने आया। इसके अलावा बनभूलपुरा के पार्षद जीशान परवेज पर भी हिंसा भड़काने और उसमें शामिल होने का आरोप लगा। सपा के नेता अरशद अयूब पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उस पर भी लगातार कोशिश चल रही है। पार्षद जीशान परवेज, इस पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, घटना में इसे भी शामिल बताया जा रहा है। सपा नेता जावेद सिद्दीकी, इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पे या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। पुलिस ने इनमें समाजवादी पार्टी नेता अरशद अयूब, जावेद सिद्दीकी, पार्षद जीशान परवेज और महबूब आलम को गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में मलिक के बगीचे में जहां अवैध कब्जा हटाने के दौरान हिंसा हुई, सूत्रों के मुताबिक उस जगह पर हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने अवैध कब्जा कर रखा था और अब्दुल मलिक के भड़काने पर ही वहां हिंसा हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब्दुल मलिक पर हल्द्वानी समेत आसपास के कई इलाकों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप है और मलिक के बागीचे पर भी अब्दुल मलिक ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे हाथ से जाता देखकर उसने हिंसा भड़काने का काम किया।
अब्दुल मलिक पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसे लेकर प्रशासन पूरे सबूत जुटा रहा है। और क्योंकि उसका प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहा है और ज़मीनों के कारोबार में और इसके अलावा सरकारी ज़मीन में कब्जा करने के मामलों में वो पहले से कुख्यात रहा है। बताया गया कि मलिक के बगीचे और उसके आसपास करीब 70,000 की आबादी रहती है, जहां तनाव को देखते हुए करीब 2 किलोमीटर के पूरे इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने न सिर्फ मलिक के बगीचा में कई एकड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा किया, बल्कि करोड़ों की जमीन में प्लॉटिंग करके उसने सैकड़ों लोगों को बेचा भी, और वो भी सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। मलिक के बगीचे की सरकारी जमीन 2014 के पहले पूरी तरह से खाली थी, लेकिन 2017 के बाद वहां अवैध कब्जा किया गया और फिर मस्जिद, मदरसे और बनाए गए। 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये जमीन बेची गई, और कितने, मात्र 50 रुपए के स्टैंप, और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है। तकरीबन सैकड़ों से ज्यादा ऐसी ज़मीनें हैं, ऐसी प्लॉटिंग है जिसे अब्दुल मलिक ने उसी मलिक के बगीचा नाम की जो सरकारी ज़मीन थी, जहां पर मस्जिद और मदरसा था, उसके आसपास करोड़ों रुपए की कीमत की ज़मीन को उसने बेचा था। वहीं प्रशासन ने भी अवैध कब्जे पर कार्रवाई का दावा किया। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाया गया, उस स्ट्रक्चर को हमने ध्वस्त करने के लिए संबंधित पक्षों को नोटिस दिया। उनके द्वारा हमारे यहाँ नगर निगम में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई पक्ष नहीं रखा गया, कोई अभिलेख नहीं दिखाए गए, तो हम उसे पूर्ण रूप से अवैध मानते हैं। आरोप है कि मस्जिद और मदरसे की आड़ में अब्दुल मलिक ने करोड़ों की सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बेचा। और हल्द्वानी हिंसा पर एक सबसे नया वीडियो सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंसा के मास्टरमाइंड की बहस का वीडियो सामने आया है। 29 जनवरी को नगर आयुक्त पहुंचे थे वहां पर और नगर आयुक्त के साथ बहस हुई थी। यह वीडियो इस वक्त सामने आया है। प्रशासन दस्तावेज मांग रहा था, लेकिन अब्दुल दस्तावेज नहीं दिखा पाया, कागज नहीं दिखा पाया। निगम के कमिश्नर ने कागज मांगे थे कि अगर आपकी जमीन है तो कागज दिखा दीजिए, लेकिन अब्दुल ने कोई कागज नहीं दिखाए। इसके अगले दिन अतिक्रमण हटाने का नोटिस नगर निगम की ओर से दे दिया गया। दरअसल अब्दुल ने 2017 से यहां पर जमीन बेचना शुरू की थी और जिस दौरान टीम पहुंची थी उस दौरान का यह वीडियो सामने आया है। अरे इसमें आप नगर पालिका में जाके देखो, नंबर पढ़ लो, ये मैंने पढ़ लिया। आप तो भाई लीज हुई हुई, लीज में हमारी सबकी खत्म हो गई है। ठीक है, आप लीज नहीं कराया, एक बात बताइए, पूरी हल्द्वानी में किसने फिर आप रिकॉर्ड कर लो पूरा। ऐसा सुनिए मेरी बात, आपकी लीज खत्म है, फ्री होल्ड नहीं है, नजूल जमीन है, मैं कब्जे में ले रहा हूँ, आपको जहाँ जाना चाहिए सर, कब्जे में नहीं देंगे। आप हट जाइए यहाँ से, चुप रहिए, पीएससी बुलाइए, हट जाइए, तुरंत हट जाइए ना। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है आप हट जाइए। अरे फ्री होल्ड, अरे बात कर दी मैंने, दादा के नाम बात कर दी मैंने, कोई मतलब बात कर दी मैंने। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है हट जाइए। हल्द्वानी हिंसा मामले में एलआईयू की रिपोर्ट में भी बार बार हिंसा की आशंका जताए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को इस बारे में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस हिंसा को रोक पाने में प्रशासन नाकाम साबित हुआ। अब मुख्य सचिव ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी जिम्मेदारी कुमाऊं कमिश्नर को दी गई है, जिन्हें 15 दिन में इसकी रिपोर्ट देनी होगी। वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की भी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। वहीं आरोपियों के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा, वो चलाना पड़ेगा। बताया गया कि हिंसा में हुए करोड़ों के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रशासन बिना रुके, बिना झुके अपना काम करेगा और किसी भी प्रकार की हिंसा को देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में
जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवारों को चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली। इसके बावजूद इमरान की पार्टी सरकार बनाती नहीं दिख रही है। जबकि नवाज शरीफ की पार्टी कम सीटों के बाद भी सरकार बनाने का दावा करती नजर आई। खुद नवाज शरीफ ने एक मिली जुली सरकार बनाने की बात कही। आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, JUIF और निर्दलीय उम्मीदवारों से बातचीत कर सरकार बनाने की कवायद तेज करने की जिम्मेदारी अपने भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सौंपी। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। 71 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा ठोकने वाले नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को ड्यूटी पर लगाया, तो शहबाज भी बिना वक्त गंवाए जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में जुट गए। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और गठबंधन वाली सरकार बनाने पर चर्चा की। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। आइंदा हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साफडार और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया। मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में मिलकर हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक राय हो गया। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक PPP ने नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर मुहर लगा दी। वहीं फजलुर रहमान की पार्टी JUIF ने भी इस बाबत हरी झंडी दिखा दी। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली में 265 में से 134 सीटें चाहिए, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, भुट्टो की पार्टी PPP, JUIF और MQM को मिलाकर 144 सीटें हो जाती हैं। तो शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ ताल ठोकते और पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री की तरह बात करते नजर आए। नवाज शरीफ ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की बात भी कही। और हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। हालांकि राजनीतिक मजबूरी की वजह से ही सही, लेकिन नवाज शरीफ ने इस दौरान एटम बम का जिक्र भी किया। पाकिस्तान के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि वहां नई सरकार बनेगी कैसे? क्या इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थक भी सरकार बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते इमरान समर्थकों को करना क्या होगा? पहला विकल्प तो यह है कि सेना की मदद से नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, PPP, MQM और JUIF के साथ मिलकर सरकार बना ले। इसकी संभावना भी काफी प्रबल है क्योंकि चारों पार्टियां साथ मिलकर 2 साल तक सरकार भी चला चुकी हैं। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार पाकिस्तान में एक नई सरकार का गठन करें। चूंकि निर्दलीय उम्मीदवारों के पास किसी पार्टी का सिंबल नहीं है, लिहाजा उन्हें किसी छोटी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। शर्त यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार उसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसने चुनावों में हिस्सा लिया हो। ऐसा करने के लिए इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों के पास 3 दिन का समय होगा। अगर नेशनल असेंबली में इमरान समर्थक 134 का जादुई आंकड़ा हासिल कर लेते हैं तो वो अपना प्रधानमंत्री भी चुन सकते हैं। हालांकि स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए अपना प्रधानमंत्री चुनना व्यवहारिक नहीं माना जाता, लेकिन पाकिस्तान के कानून में इस पर कोई रोक भी नहीं है। वैसे इमरान समर्थक जीते हुए उम्मीदवार पाला बदलते हुए PMLN या फिर PPP जैसी किसी बड़ी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। चुनाव से पहले इमरान समर्थक कई नेताओं ने इशारा भी किया था कि वो चुनाव के बाद ही इस पर फैसला करेंगे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले खेला शुरू हो गया। 12 तारीख को होने वाली अग्नि परीक्षा से पहले विधायकों का जोड़ तोड़ जारी है
और इसमें सबसे बड़ा फायदा हो रहा है जीतन राम मांझी का, जिन्हें आरजेडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने सीपीआईएमएल के 2 विधायकों को मांझी के पास भेजा। इन विधायकों के जरिए लालू ने मांझी को सीएम बनने का ऑफर दिया। मीटिंग के बाद विधानसभा में खेल होने की बात कही गई। मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और अच्छा खेल दिखाएंगे। लालू यादव एक तरफ एनडीए के विधायकों को तोड़ने में लगे हैं तो दूसरी तरफ उनकी ही थाली में छेद हो गया। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के 12 विधायक लालू यादव की पहुंच से बाहर हैं, जिनमें से 10 विधायक तो लालू के बुलावे के बाद भी उनसे मिलना नहीं चाहते। सूत्रों के मुताबिक इन 10 विधायकों के अलावा 2 विधायकों का लालू परिवार से मोह भंग हो गया। इधर फ्लोर टेस्ट से 2 दिन पहले पटना में आरजेडी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें उनके सभी विश्वसनीय विधायक शामिल हुए। आज जेडीयू के विधायक भी पटना में हाजिर हुए, जहां नेताओं ने फ्लोर टेस्ट आसानी से पास करने का दम भरा। और 128 के 128 हम लोग वोट करेंगे सरकार के पक्ष में आकर। जी न्यूज़।